शाहीन बाग में हंगामे के पेश नजर दफा 144 से नाफिज कर दी गई है। सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात हैं। पुलिस इंतजामिया का कहना है कि दफा 144 के निफाज की वजह से एहतजाजी अपना एहतजाज खत्म कर दें, लेकिन एहतजाजी अपनी जगह से हटने के लिए तैयार नहीं है। दिल्ली साउथ ईस्ट के डीसीपी का कहना है कि सोशल मीडिया के जरिए इस बात की जानकारी मिली थी। आपको बता दें कि शाहीन बाग में शहरियत कानून के खिलाफ 2 महीने से जायद से खवातीन धरने पर बैठी हुई हैं। धरने के ताल्लुक से सुप्रीम कोर्ट में मुज़ाकरातकारों की टीम ने मुहरबंद लिफाफे में रिपोर्ट दाखिल कर दी है। इससे पहले वजाहत हबीबुल्ला ने कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया था, जिसमें धरने को पुरअमन बताया था। नाज़रीन, आपको बता दें कि शाहीन बाग में हंगामे के पेश नज़र अब दफ़ा 144 नाफिज कर दी गई है। सिक्योरिटी के काफ़ी सख्त इंतजामात भी किए गए हैं। पुलिस इंतजामिया का कहना है कि दफ़ा 144 के निफाज की वजह से एहतजाजी अपना एहतजाज ख़त्म कर दें, लेकिन एहतजाजी अपनी जगह से हटने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। दिल्ली साउथ ईस्ट के डीसीपी का कहना है कि सोशल मीडिया के जरिए इस बात की जानकारी मिली थी। आपको बता दें कि शाहीन बाग में शहरियत तरमीमी कानून के खिलाफ लगभग 2 महीने से जायद वक्त से खवातीन धरने पर बैठी हुई हैं। धरने के ताल्लुक से सुप्रीम कोर्ट में मुज़ाकरातकारों की टीम ने मुहरबंद लिफाफे में रिपोर्ट दाखिल कर दी है। इससे पहले वजाहत हबीबुल्ला ने कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया था, जिसमें धरने को पुरअमन बताया था। वहीं अलीगढ़ थाने कवारसी में जीवन घड़पलिया पर धरना अब खत्म हो गया है। जिला इंतजामिया ने मेमोरेंडम लेकर एहतजाज को खत्म करा दिया। आपको बता दें कि अलीगढ़ तशद्दुद में पुलिस बर्बरियत के खिलाफ 23 फरवरी से ही जीवनगढ़ इलाके के लोग मुरादाबाद बाईपास पलिया पर धरना दे रहे थे, जिससे आमदोरफ्त पूरी तरह से बंद थी। गुज़िश्ता कई दिनों से चल रहे मज़कूरा धरने को खत्म कराने की कई बार कोशिशें हुई थी, जो नाकाम रही थी। अब इंतजामिया ने मकामी लोगों और सियासी और समाजी कारकुनान की मदद से कोशिश की तो हालात बेहतर हुए और एहतजाज कर रहे लोग मेमोरेंडम देकर धरना खत्म करने पर राजी हो गए हैं। माहौल में कोई दिक्कत नहीं है और पूरी तरह से प्रशासन का नियंत्रण है। जो भी लोग गलत काम कर रहे हैं उनके खिलाफ हम पहले भी थे, आज भी हैं और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। सर, किस तरह की डिमांड की गई है? हर व्यक्ति को लोकतांत्रिक तरीके से धरना प्रदर्शन करने का अधिकार है, लेकिन सड़क पर या किसी सार्वजनिक जगह पर प्रशासन की अनुमति के बिना धरना देना गलत है। मेरा पहले भी ये मत था, आज भी ये मत है। उनको कहीं स्थान दिया जाएगा यहाँ? अगर कोई प्रॉपर हमारे पास प्रार्थना पत्र आता है तो पुलिस की रिपोर्ट लेकर के हम उस पर विचार कर सकते हैं। क्या है जो पब्लिक में डीएम साहब के आने के बाद में क्या हुआ? देखिए, डीएम साहब ने आके जो आश्वासन दिए हैं उससे पब्लिक मुतमईन है, पहली बात। दूसरी बात, ये हालात तो जो है वो प्रदेश के या पूरे हिंदुस्तान के जो बनाए हुए हैं, उसके लिए देश के गृह मंत्री को बहुत बहुत बधाई। जो वो चाहते थे वैसे ही हालात बन रहे हैं। लोगों का ध्यान विकास से, नौकरी से अलग हट के सीए, एनआरसी, हिंदू मुस्लिम सब पे कर दिया उन्होंने। बेहद खूबसूरती से उन्होंने अपनी नाकामयाबी को छुपाया है। सड़कें जाम है, इकनॉमी खत्म हो रही है और वो इन्हीं मसलों में हिंदुस्तान को उलझा के रखना चाहते हैं। तो अभी क्या परिस्थितियाँ हैं यहाँ पर? धरना हट रहा है या नहीं हट रहा है? धरना तो लोगों को अपना एहतजाज दर्ज कराना था, उन्होंने करा दिया। उनको ये समझाया गया कि हम लोग धरना करेंगे और किसी जगह पे, ऐसी जगह पे करेंगे जिससे लोगों को आने जाने में दिक्कत ना हो। तो धरना तो होगा, लेकिन अब जगह तय करने के बाद हो। जैसा कि कहा गया था कि डीएम साहब के आने के बाद धरना समाप्त कर दिया जाएगा। कर तो दिया। यहाँ पे 10,000 लोग बैठे होंगे, वो एकदम से खत्म हो जाएंगे। टहलते टहलते भी 2-4 हज़ार रह जाएंगे। वज़ीर दाखिला अमित शाह आज कोलकाता में है। अमित शाह ने राजरहाट में नेशनल सिक्योरिटी गार्ड की नई इमारत का इफ्तिताह किया। आज अमित शाह कोलकाता में कई प्रोग्रामों में शिरकत करेंगे। मगरबी बंगाल में असेंबली इंतखाबात के मद्देनजर बीजेपी अभी से ही सरगर्म नजर आ रही है। आगे बढ़ता है। देश के दुश्मन भी जो आतंकवाद फैलाना चाहते हैं, घृणा फैलाना चाहते हैं देश और दुनिया में, वो भी आगे बढ़ते जाते हैं। तो उस समय ये बहुत जरूरी है कि एनएसजी ने
अपने आप को भी आगे बढ़ाना पड़ेगा। मुंबई हमले के बाद एनएसजी का विस्तार करने का निर्णय किया। बहुत अच्छे तरीके से टाइम टेबल के साथ एनएसजी ने उसको देश के सभी कोनों में अपने आप की उपस्थिति दर्ज कराई है और आज ये सुविधाएं जो होने जा रही है इससे बहुत मजबूत तरीके से पूरे देश की सुरक्षा को कोऑर्डिनेट करने में एनएसजी को फायदा मिलेगा। और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो हमने जीरो टॉलरेंस टुवर्ड्स टेररिज्म एक पॉलिसी अपनाई है, ये पॉलिसी का निर्वहन करने की जिम्मेदारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी एनएसजी की है। और मित्रों, मैं इतना निश्चित मानता हूं, अनूप जी ने बताया कि 115 जगह पे एनएसजी ने एंगेज किया है। ढेर सारे एनएसजी के जवान भी शहीद हुए, आतंकवादियों को भी मार गिरा है। परंतु मेरा आपसे आग्रह है कि आपकी उपस्थिति का परिचय ही ऐसा हो कि आते वक्त ही डर लगे। उधर सीपीआईएम ने अमित शाह के दौरे के दौरान कोलकाता में एहतजाज किया है। सीपीआईएम कारकुनान हाथों में काले झंडे लेकर नारे लगा रहे थे और अमित शाह गो बैक के नारे लगा रहे थे। अमित शाह आज सीएए के हक में कोलकाता के शहीद मीनार मैदान में एक बड़ी रैली से खिताब करने वाले हैं। नाज़रीन, आपको एक बार फिर बता दें कि शाहीन बाग में हंगामे के पेश नज़र दफ़ा 144 नाफिज कर दी गई है। सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात हैं। पुलिस इंतजामिया का कहना है कि दफ़ा 144 के निफाज की वजह से एहतजाजी अपना एहतजाज खत्म कर दें, लेकिन एहतजाजी अपनी जगह से हटने के लिए तैयार नहीं है। हमारे नुमाइंदे खुरम शहजाद इस वक्त बराह रास्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। खुरम, तमाम तरह की कोशिशें की जा रही है, सेक्शन 144 भी लगाया जा चुका है, कितना असर एहतजाजियों पर इन सारी कोशिशों का देखा जा रहा है? देखिए मुनज़्ज़ा, मैं इस वक्त कालिंदी कुंज के आसपास मौजूद हूँ। यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर ये पूरा बैरिकेटिंग की गई है। पहले ये रास्ता जहाँ बैरिकेड आपको दिखाई दे रहा है, ये वही रास्ता है जो बटला हाउस और इधर का जो इलाका है, शाहीन बाग का इलाका है, अबुल फजल का इलाका है, यहाँ से नोएडा जाने के लिए ये बैरिकेड का यहाँ से रास्ता खुला हुआ था। यहाँ से जाने के लिए रास्ता खोल दिया गया था, लेकिन अगर आप देखेंगे तो रास्ता बंद है, क्योंकि सिक्योरिटी एहलकार यहाँ पर पूरे तौर से मुस्तैद हैं, तैनात हैं। जिस तरह से बात की गई थी कि आज हिंदू सेना के लोग यहाँ पर पहुँचेंगे, हालांकि उन्होंने अपनी कॉल ऑफ कर ली थी और दूसरे लोगों ने भी, आज गुर्जर समाज के लोग हैं, उन्होंने भी बातचीत की थी, दिल्ली पुलिस ने बातचीत की थी, तो तमाम बातें हुई हैं। और आज जो है यही वजह है कि आज यहाँ पर कोई आने वाला नहीं है, इस तरह की इत्तलात है। हमारी बात हुई थी डीसीपी आरपी मीना साहब से, उन्होंने भी कहा था कि हमने बातचीत की है तमाम लोगों से, तो तमाम लोगों टच में है दिल्ली पुलिस और सीआरपीएफ के जवान। बहुत बड़ी तादाद है, चाहे ख़वातीन पुलिस एहलकार हों, सब के सब लोग यहाँ पर तैनात हैं और कोशिश यही है कि किसी तरह की अनहोनी ना हो। और अभी तक हालात कंट्रोल में है, अभी प्रोटेस्ट करने नहीं आए हैं। पहले हमने आपको दूसरी तरफ का हाल दिखाया था, लेकिन अब हम कालिंदी कुंज की तरफ मौजूद हैं और यही वजह है कि ये रास्ता बंद कर दिया गया है, सिर्फ सिक्योरिटी का मद्देनजर, ताकि यहाँ से अगर नोएडा के लिए लोग जाते हैं तो भी वहाँ पर दिक्कत पैदा हो सकती है। यहाँ पर लोग आ तो रहे हैं, लेकिन रास्ता बंद देख करके वो वापस जा रहे हैं। तो सिक्योरिटी के लोग मुस्तैद हैं, दिल्ली पुलिस के लोग मुस्तैद हैं, ताकि किसी तरह की कोई गड़बड़ी ना हो पाए। मुनज़्ज़ा, बिल्कुल खुरम, जिस तरह की दिल्ली में सिचुएशन है, ऐसे में शाहीन बाग के जो एहतजाजी है उन पर किस तरह का असर पूरी सिचुएशन का पड़ रहा है? क्योंकि जिस तरह से दूसरे प्रोटेस्टर, चाहे प्रो सीए हो या जिस तरह के भी बाकी के प्रोटेस्टर सामने आ रहे हैं, क्या उनके हौसले पर उसका कुछ असर पड़ रहा है, पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है? देखिए, जिस तरह के हालात बने हैं वो हालात खासतौर से शुमाल मशरक़ी दिल्ली में जिस तरह से फसाद हो गया पूरा, और इन्हीं तमाम बातों को लेकर के रास्ते वहाँ पर बंद किए गए थे, एहतजाज शुरू कर दिया गया था, मेन रोड पर एहतजाज आ गया था। हालांकि वो भारत बंद की जो कॉल दी गई थी चंद्रशेखर आज़ाद की तरफ से, भीम आर्मी की तरफ से, उसकी वजह से हुआ था, लेकिन वो लंबा खिंचता चला गया, जिसके बाद जिससे वहाँ के हालात बिगड़े थे। कुछ इसी तरह के यहाँ पर भी बातें हो रही हैं, लेकिन प्रोटेस्ट करने वाले काफ़ी सारे लोग अभी भी ऐसे हैं
जो ये मानते हैं कि उनका जो प्रोटेस्ट है वो शहरियत कानून के खिलाफ है, सरकार को उनसे बात करनी चाहिए, वो अपना प्रोटेस्ट वापस लेने के लिए तैयार हैं। लेकिन सरकार की तरफ से अभी तक कोई बातचीत नहीं है। दिल्ली पुलिस ने कुछ रास्ते जो बंद किए हैं उनको दिल्ली पुलिस खोले, क्योंकि लेकिन अभी तक जो इस रास्ते को जो मेन रास्ता है, खासतौर से जो नोएडा से होकर सर-ए-तैयार होते हुए फरीदाबाद की तरफ जाता है, जहां पर बीच में जो प्रदर्शनकारी हैं, एहतजाज करने वाले लोग हैं, वो जो बैठे हैं, ये पूरा रास्ता पूरी तरह से बंद है। ये रास्ता क्यों नहीं खुल सका है? फुट रास्ते ज़रूर खुले हैं, लेकिन जो मेन रास्ता है वो पूरी तरह से बंद है। यही वजह है कि दिल्ली पुलिस ने आज एक दफ़ा 144 लगाकर कहा है कि आप लोग भी रोड खाली कर दें, लेकिन अभी तक रोड खाली नहीं हुआ है। लेकिन जिस तरह से दूसरी तरफ से एहतजाज अब शुरू हो गया है कि रास्ता लगातार बंद रहा है, 2.5 महीने के करीब हो गए हैं, तो लोग ये चाहते हैं कि अब रास्ता खुल जाए और कुछ ना कुछ इस मसले का हल निकल जाए। अदालत से भी एक लंबी डेट यहाँ मिल चुकी है। यही वजह है कि अब सब लोग ये चाहते हैं किसी तरह से इस मसले का हल निकल जाए। जो प्रदर्शनकारी हैं वो अपना जो है एहतजाज है वो अपना करते रहें, लेकिन वो रास्ता बंद ना करें, रास्ता खोल दें। सब इस तरह की बात हो रही है, लेकिन कभी भी कुछ प्रदर्शनकारी जो हैं वो इस बात पर अड़े हुए हैं कि वो रास्ता खोलने के लिए, एक तरफ का रास्ता खोलने के लिए तैयार है, लेकिन उनको सिक्योरिटी चाहिए। कई तरह की ऐसी 7 बड़ी डिमांड रखी है उन्होंने कि दिल्ली पुलिस उनकी सिक्योरिटी गारंटी दे, दिल्ली पुलिस कमिश्नर की जिम्मेदारी हो, डीसीपी की और एसएचओ और फिर लोकल बीट अफसर की जिम्मेदारी हो। ये तमाम बातें रखी गई है, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ, रास्ता बंद है। तो लेकिन अब देखना यह होगा कि दिल्ली पुलिस को जिस तरह से अदालत ने छूट दी थी कि वो ग्राउंड रियलिटी को देखते हुए कार्रवाई कर सकती है, तो क्या दिल्ली पुलिस इस पर कोई कार्रवाई करेगी, ये देखने वाली बात होगी। या फिर ये एहतजाज है वो सरकार की तरफ से कोई नुमाइंदा आएगा, इनको बात करके समझाएगा और ये रास्ता खुल सकेगा। फिलहाल अभी दिल्ली पुलिस के जवान मुस्तैद है, सिक्योरिटी के जवान मुस्तैद है और किसी तरह की कोई गड़बड़ी फिलहाल देखने में नहीं आई है। खुरम, ओवरऑल दिल्ली की सिचुएशन के बारे में बात करें तो आज किस तरह का माहौल वहां पर देखने को मिला है? क्या डर का माहौल अभी भी बरकरार है या उसमें कुछ कमी देखने को मिल रही है? देखिए, नॉर्मलसी खासतौर से अगर शुमाली दिल्ली की बात करें, शुमाल मशरकी दिल्ली जहां पर फसाद हुए थे, नॉर्मलसी और की तरफ हालात लौट रहे हैं। ज़िंदगी जो है अपने पुराने ढर्रे पर वापस आ रही है। कुछ दुकानें ज़रूर खुलने लगी हैं, लेकिन लोगों के बीच अभी भी खौफ का माहौल है और कहीं ना कहीं उनके अंदर डर मौजूद है। वो चाहते हैं कि पुलिस एहलकार वहाँ पर मौजूद रहें और उनकी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी जो है वो पुलिस बराबर बना कर रखे, क्योंकि अगर देखें तो वहाँ पर चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, कोई भी हो, सभी का नुकसान हुआ है, सभी के घर जले हैं, सभी की दुकानें जली हैं और कहना चाहिए कि इंसानियत का नुकसान हुआ है। कई भाईचारे की मिसालें देखने में आई, हिंदुओं ने मुस्लिम भाइयों का साथ दिया, मुस्लिम भाइयों ने हिंदू भाइयों का साथ दिया और जो बाहर के दंगाई आए हुए थे उनसे बचाने का काम किया है। यही एतमाद की बातें हैं जिनसे दोनों जो तबकात हैं उनके बीच में एक एतमाद बहाल होगा और जो है जो हिंदुस्तान का भाईचारा है, उम्मीद की जानी चाहिए कि वो फिर से शेर व शकर होकर के एक साथ फिर से खड़े होंगे। और लेकिन अभी फ़िलहाल अगर वहाँ की बात करें तो दुकानें खुलने लगी हैं और ज़िंदगी पुराने ढंढे पर लौटती हुई दिखाई दे रही है। लोगों में काफ़ी हद तक सिक्योरिटी के मौजूद होने की वजह से काफ़ी उनका एतमाद बहाल हुआ है। मुनज़्ज़ा, बिल्कुल खुरम, बेहद शुक्रिया आपका तमाम तर तफसीलात के लिए। आगे बढ़ते हैं। दिल्ली में हुए फसाद ने कई खानदान की खुशियां छीन ली। किसी की मांग उजड़ी तो किसी के खानदान का चश्मो चिराग नहीं रहा। ऐसा एक खानदान दिल्ली से करीब 1000 किलोमीटर दूर मधुबनी के बीना पट्टी में है, जिसके चिराग को दिल्ली में फसाद की आंधी ने हमेशा हमेशा के लिए खामोश कर दिया। देखिए रिपोर्ट। ये दर्दनाक मंजर है मधुबनी के बेनीपट्टी थाना इलाके में वाक़े सोहरौल इस्लामिया टोले का। गांव में पिछले 4 दिनों से पसरी मायूसी और खामोशी उस वक्त चीखो पुकार में तब्दील हो जाती है जब सोहरौल गांव के बाशिंदे मोहम्मद इब्राहिम के दरवाजे पर सायरन बजाती हुई एम्बुलेंस आकर रुकती है। एम्बुलेंस में रखे ताबूत में मोहम्मद इब्राहिम के जवान बेटे मोहम्मद मुबारक हुसैन की लाश को दिल्ली से लाया गया है। बुजुर्ग वालिदैन की जरूरतें और 3 छोटे भाइयों की अच्छी परवरिश का सपना लेकर दिल्ली की मार्बल फैक्ट्री में नौकरी करने वाला मुबारक हुसैन गुज़िश्ता 25 फरवरी को दिल्ली के मौजपुर इलाके में फसादियों की गोली का शिकार हो गया था। में बोले काम है वो, फिर ऊपर से दंगे फसाद हो रहे थे। मैं इसको बहुत मना किया, ये मुझे मना करके चले गए नीचे। हम लोग फिर ऊपर से देख रहे थे 5 महीने की बिल्डिंग से जहाँ नीचे गए सीढ़ी पे एक गेट है, वो गेट ही पर खड़े थे, वो बाहर से फायरिंग होने लगी। हाँ, तो 3 फायरिंग हुई, उसमें 2 मिस हो गया, तीसरी फायरिंग उसे सीने पे लगी।
फसाद की आंधी में घर का चिराग बुझ जाने से न सिर्फ मुबारक हुसैन के अहले खाना बल्कि उसके दोस्त और पड़ोसी भी सदमे में हैं। पूरे घर को वही चलाते रहे। वो काफ़ी अच्छा लड़का था और वो एक गरीब फैमिली से ये करता था, तो वो लगभग 17-18 साल की उम्र में वो दिल्ली निकला और वहाँ वो मजदूरी का काम करता था, टाइल्स कटिंग का। उसके घर की परिस्थिति जो है ना, अब कैसी चलेगी आगे के तो हम बता नहीं सकते। अभी जो है बहुत ही गंभीर मामला है उसके इधर, और वो लड़का जो बहुत अच्छा था, हम लोग का दोस्ती था। दिल्ली फसाद से मुतासिर मधुबनी के सुहरौल गांव के लोगों का कहना है कि गलत सोच रखने वाले कुछ लोगों को आपस में लड़ाना चाहते हैं, लिहाजा आम लोगों को मुहतात रहने की जरूरत है। सर, ये जो दंगाई है वो चाहे वो किसी भी जाति से हो, दंगाई सिर्फ दंगाई होते, ना कि इंसान की मौत नहीं, एक इंसानियत की मौत हुई है और वो दोनों ही पक्षों के लोगों का ही उसमें मौत हुआ, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो, दोनों का नुकसान है। दिल्ली में फसाद में 40 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। वहीं फसाद की टीस सिर्फ दिल्ली या उसके आसपास ही नहीं बल्कि मधुबनी के सुहरौल गांव की तरह दर्जनों गांव और कस्बों में भी महसूस की जा रही है। न्यूज़ 18 के लिए मधुबनी से अमित रंजन की रिपोर्ट। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अहिया के 62 साल की तकमील पर MIM के हेडक्वार्टर दारुल सलाम में मुनक्किद की गई MIM के सदर असदुद्दीन ओवैसी ने पार्टी परचम लहराया। तेलंगाना असेंबली में पार्टी के फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी ने कहा कि MIM पर फिरका परस्त पार्टी होने के इल्जामात को मुस्तरद कर दिया। उन्होंने कहा कि MIM फिरकों को देखकर काम नहीं करती, दारुल सलाम के दरवाजे हरेक के लिए खुले हैं। अकबर ओवैसी ने अपने दादा वहीउद्दीन ओवैसी की खिदमात को खराज अकीदत पेश किया। उन्होंने MIM को हक परस्तों की जमात करार दिया है। इस इजलास में मजलिस के अरकान असेंबली, कॉरपोरेटर्स और मजलिस के कारकुन शरीक रहे। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पर इल्जाम लगाते हैं कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन फिरका परस्त जमात है। मैं उनको बताना चाहता हूं कि आज से 62 साल पहले जब मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का हिया हुआ और पहला जलसा जो हुआ उसमें कई करारदादें मंजूर की गई थीं और सबसे पहली करारदाद अहिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के वक्त फख्र मिल्लत अलैहिर्रहमान ने आवाम के सामने पढ़कर मंजूरी ली। तो वह करारदाद क्या थी? वह करारदाद ये थी कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन एक गैर फिरका वाराना कुल हिंद सियासी जमात की हैसियत से काम करेगी। और लोग मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को फिरका परस्त कहते हैं। अरे मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के ये दरवाजे हर किसी के लिए खुले थे, खुले हैं और खुले रहेंगे। ये दारुल सलाम के दरवाजे हर किसी के लिए खुले थे, खुले हैं, खुले रहेंगे। हर मजलूम, हर जरूरतमंद फरियादी अपनी फरियाद को लेकर आ सकता है, चाहे वो माथे पे तिलक लगाने वाला हिंदू हो या सर पे टोपी पहनने वाला मुसलमान हो या सर पे पगड़ी बांधने वाला सिख हो या ईसाई हो या किसी भी मजहब से ताल्लुक रखने वाला हो। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व दारुल सलाम के दरवाजे हर किसी के लिए खुले थे, खुले हैं और खुले रहेंगे। हमने कभी फिरकों को देखकर काम नहीं किया, किसी के मजहब को देखकर काम नहीं किया। हमारी तारीख है, लेकिन इल्जाम लगाने वाले इल्जाम लगाते हैं। तेलंगाना असेंबली के बजट सेशन का 6 मार्च से आगाज हो रहा है। तवक्का है कि इसी सेशन के दौरान शहरी तरमीमी कानून के खिलाफ करारदाद मंजूर की जाएगी। वाज़ेह है कि 16 फरवरी को तेलंगाना काबीना ने CAA को बर्खास्त करने का मरकज पर जोर देते हुए कहा था कि रियासती हुकूमत CAA के खिलाफ करारदाद मंजूर करेगी। रियासी काबीना ने मरकजी हुकूमत पर यह भी जोर दिया था कि वो मजहब की बुनियाद पर शहरियों के साथ
इम्तियाजी रवैया इख्तियार न करे। तेलंगाना रियासती कानून साज असम्बली के साथ तेलंगाना रियासती कानून साज काउंसिल का भी इजलास 6 मार्च से इनकाद अमल में लाया जाएगा। इस सिलसिले में गवर्नर रियासत तेलंगाना डॉक्टर तमिलसाई सौंदरराजन ने एलामिया जारी किया। बताया जाता है कि 6 मार्च को 11 बजे दिन असम्बली और काउंसिल का मुश्तरका इजलास मुनक्किद होगा और इस मुश्तरका इजलास से गवर्नर रियासत तेलंगाना डॉक्टर तमिलसाई सौंदरराजन खिताब करेंगी। असम्बली ज़राए के मुताबिक बताया जाता है कि 7 मार्च को गवर्नर के खुतबे पर तहरीक तशक्कुर पेश करने के बाद मुबाहिस होंगे और तवक्का है कि 9 मार्च को रियासती असम्बली में सालाना बजट पेश किया जाएगा। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह के उर्स में कांग्रेस सदर सोनिया गांधी की जानिब से चादर पेश की गई। राजस्थान के वज़ीर आला अशोक गहलोत ने सोनिया गांधी की जानिब से ख्वाजा के दरबार में चादर पेश की। आपको बता दें कि सुल्तानुल हिंद हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह का 808वां उर्स मुबारक जारी है। उर्स मुबारक में शिरकत के लिए न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि बैरून मुल्कों से भी आशिकान ख्वाजा की आमद का सिलसिला जारी है। लाखों की तादाद में अजमेर आने वाले ज़ायरीन के लिए दरगाह और उसके करीब के गेस्ट हाउस में खुदाम की जानिब से इंतज़ाम तो किया ही जाता है। अजमेर से 15 किलोमीटर दूर भी 1 लाख से ज़ायद लोगों के लिए ठहरने का इंतज़ाम दरगाह कमेटी की जानिब से किया गया है। सुल्तानुल हिंद हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह का 808वां उर्स जारी है। मुल्क और बैन मुल्क से ज़ायरीन अक़ीदतमंद आशिकान ख्वाजा की आमद का सिलसिला जहाँ जारी है, वहीं पर हम देखते हैं कि जहाँ पर दरगाह में लोग ज़ियारत के लिए जा रहे हैं, वहीं पर मेहमान गरीब नवाज कायड़ विश्राम स्थली में लाखों लोगों के ठहरने का इंतजाम किया गया है। आप हमारे पीछे देख सकते हैं कि रात का ये वक्त है और इस तरह पे कैसा पुरनूर मंजर दिखाई दे रहा है। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मुमताज़ आलिम दीन मौलाना शब्बीर साहब मौजूद हैं। उनसे जानते हैं कि शब्बीर साहब, अफ़कार ख्वाजा की जब हम बात करते हैं तो कितनी अहमियत है आज के इस ज़माने में जब ज़माना तेज़ी से बदल रहा है। हज़रत ख्वाजा रहमतुल्लाह अलैह के 808वां उर्स मुबारक के मौके पर लाखों की तादाद में यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह ज़ायरीन जो है यहाँ आए हुए हैं। जैसे देख रहे हैं कि खिदमत के एतबार से जो है हर लोग अपना अपना जो है खिदमत अंजाम दे रहे हैं। जैसे मेडिकल कैंप भी लगे हुए हैं, एम्बुलेंसें भी लगी हुई है और दीगर लोग जो है खाने भी तकसीम कर रहे हैं और भी लोग जो है लोगों को आ रहे हैं, कोई चाय पिला रहे हैं, कोई पानी तकसीम कर रहा है, कोई कुछ तकसीम कर रहा है। तो ये हज़रत ख्वाजा अलैह रहमा की जो है ये कुर्बानियों का नतीजा है कि उनकी मोहब्बत में लोग जो है ये एक पैगाम दे रहे हैं। हज़रत ख्वाजा अलैह रहमा ने जो काम किया बहुत ही अच्छा लगता है इस खिदमत में आके और मतलब बड़ा सुकून मिलता है जब यहाँ हम लोगों को देखते हैं कि ऐसे लोगों की खिदमत करना है जिनकी खिदमत करना चाहिए। सफाई व्यवस्था हमारी नज़र में रहती है और पानी प्रॉपर पहुँच रहा है नहीं पहुँच रहा है, पार्किंग का रहता है और रैन बसेरे में लोग कैसे आराम कर रहे हैं, उन्हें कोई असुविधा तो नहीं हो रही है, वो सुविधाएँ प्रोवाइड कराना। अगर उनकी पाकीज़गी नहीं होगी, तहारत नहीं होगी तो फिर उनको ज़ियारत भी करनी है और उनको नमाज भी अदा करनी है। वहाँ पर ये तमाम चीज़ें जो आप लोग रखते हैं तो ये कितना इंतज़ार रहता है कि ख्वाजा का उर्स आ रहा है, तैयारियां पहले से की जाएं और उसके लिए आप अपने आप को रिजर्व कर लेते हैं। हमारे मुल्क से ज़ायरीन आते हैं जो यहाँ ज़ियारत करते हैं और अकीदा लेके आते हैं कि यहाँ इनकी मुरादें पूरी होंगी। खुदा की मखलूक का खिदमत करना सबसे बड़ा मतलब मेरे हिसाब से तो। नेटवर्क 18 और स्वस्थ इम्यूनाइज्ड कैंपेन अवाम में टीकाकारी को लेकर बेदारी पैदा करने के लिए पहुंचा नागालैंड, जहां सिर्फ 35% अफराद की टीकाकारी हुई है। नागालैंड में खराब टीकाकारी की अहम वजह है यहां की खराब सड़कें। देखिए रिपोर्ट और हमें दीजिए इजाजत। आदाब। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के हिसाब से नागालैंड टीकाकरण के मामले में एक खराब प्रदर्शन वाला राज्य है, जिसमें केवल 35 पूर्ण टीकाकरण कवरेज ही हुआ है। टीकाकरण को लेकर यहाँ पर कोई एक्शन प्लान नहीं और साथ ही साथ लोगों में जागरूकता की कमी है। ये दो मुख्य कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से नागालैंड में टीकाकरण कवरेज कम है। लो इम्यूनाइजेशन कवरेज इन नागालैंड। अयोध्या किलमी गांव में आज मोदी सरकार द्वारा शुरू किए गए मिशन इंद्रधनुष का आखिरी दिन है। विकाली के 3 बच्चों का अभी तक टीकाकरण नहीं हुआ है, लेकिन आज एक नई शुरुआत है। मेरे पति टीकाकरण करवाने के लिए मना करते थे क्योंकि बच्चों को बुखार हो जाता था, लेकिन आज वो टीकाकरण का महत्व समझ गए हैं, इसलिए हमने टीकाकरण करवा लिया है। दशकों से चल रहा विद्रोह एक मुख्य कारण है।
जिसकी वजह से नागालैंड में इंफ्रास्ट्रक्चर खराब है। लेकिन वक्त के साथ ये तनाव कम हुआ है और शांति का माहौल है, जिससे बदलाव आया है। लेकिन टीकाकरण हो या फिर स्वास्थ्य सुविधाएं, किसी भी तरह के विकास की उम्मीद तभी की जा सकती है जब सड़कों की हालत ठीक हो। सड़कों की हालत बहुत खराब है, खासकर ग्रामीण इलाकों की। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि सड़कें दूर दराज गांव तक पहुंचें। ओके सर, थैंक यू सो मच। वी जस्ट वांटेड योर कमिटमेंट। शुक्रिया सर, हम चाहते हैं कि हमारे इस कैंपेन को आप पूरा सहयोग दें और उम्मीद है कि नागालैंड टीकाकरण के मामले में एक बेहतरीन राज्यों की फहरिस्त में शामिल हो जाए। ओके, विल ट्राई ऑल लेवल बेस्ट। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू।